हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और वो इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो साथ के साथ हम उन प्रॉब्लम्स को भी किसी भी टॉपिक के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे स्टार्टिंग में जनरली बात आती है सोर्स ऑफ एनर्जी की, सोर्स ऑफ लाइट जो हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज में लेके आते हैं, दैट इज अ लेजर। वो क्या होता है हमारे पास? लेजर। ये याद रखना है हमें। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जेएम की बात करें चाहे वो नेट की बात करें, कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट इज अ लेजर। और उसके बाद देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्कैटरिंग के बारे में। हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली स्कैटरिंग के बारे में। अब देखिए, स्कैटरिंग होती क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पे अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्स्टेकल है मेरे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बैरियर है मेरे पास, ऑब्स्टेकल या फिर बैरियर से कोलाइड करने के बाद लाइट का फैलना, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। वो स्कैटरिंग होती है। मींस किसी भी ऑब्स्टेकल के आने की वजह से या फिर किसी भी बैरियर के आने की वजह से किसी भी लाइट का फैलना, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। तो हमें बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या स्टडी करना है? स्कैटरिंग को स्टडी करना है। अब देखिए, बेसिकली इसको समझते कैसे हैं? मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैं किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को या पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहा हूं। एनर्जी हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। आप बोल सकते हैं इसको कि मैंने एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट किया है, किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट किया है, या फिर जनरली हम बोल सकते हैं दिस वाज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फोटोन। हमने ई एनर्जी की फोटोन को या न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन के स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या किया है? इंसिडेंट किया है। अब देखिए, मेरे पास अलग अलग सिचुएशंस क्या जनरेट होती हैं। जैसे ही मान लीजिए मैंने किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को इस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट किया है और मैं स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को या एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूं। इफ the energy of incident radiation is equal to the energy of scattered radiation, तो इसको हम बेसिकली नाम देते हैं this one is a Rayleigh scattering, या फिर बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। ये क्या होता है हमारे पास? रेले स्कैटरिंग। अब देखिए, जनरली हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा है। कोलिजन को हम बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, एक होती है हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन। ये होता क्या है? देखिए, इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोलिजन की करेस्पॉन्डेंस मींस कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सेम रहती है। मींस देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। वो कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन। और जिसके अंदर कोलिजन के करेस्पॉन्डेंस एनर्जी का लॉस या गेन होता है, दैट इज नोन एज अ इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखिए, रेले स्कैटरिंग इज द रिजल्टेंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन। देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी। जिस एनर्जी को मैंने इंसिडेंट किया है, सेम एनर्जी की रेडिएशन क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो रही है। तो ये क्या हो गया? रेले स्कैटरिंग। अब मान लीजिए मेरे पास, मैं पहले इसको इसी लेवल से समझा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको एनर्जी लेवल्स के थ्रू आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इस एनर्जी की रेडिएशन को इसके ऊपर इंसिडेंट किया है और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, स्कैटर्ड की एनर्जी है, अगर इंसिडेंट से मेरे पास कम आ रही है तो ये सिचुएशन जनरेट हो सकती है। सेकंड, अगर स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी सॉरी एनर्जी मेरे पास इंसिडेंट से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। मींस या तो दोनों सेम आएंगी या फिर स्कैटर्ड की एनर्जी कम आएगी या फिर स्कैटर्ड की एनर्जी ज्यादा आएगी। आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। देन अगर स्कैटर्ड की एनर्जी कम आती है या फिर स्कैटर्ड की एनर्जी ज्यादा आती है, तब हम इसे नाम देते हैं दिस वन इज नोन एज अ रमन स्कैटरिंग।
तब हम इसे क्या नाम देते हैं, रमन स्कैटरिंग। और रमन स्कैटरिंग में भी जब जो स्कैटर्ड की एनर्जी लेस आएगी तो उसके लिए हमें जो लाइंस मिलती है उसे हम बोलते हैं दीज आर द स्टोक्स लाइन। और जब कभी भी स्कैटर्ड की एनर्जी ज्यादा आती है तब हम इसे जनरली क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। तो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन आर द रिजल्टेंट ऑफ रमन स्कैटरिंग। और रमन स्कैटरिंग जो है वो जनरली इंसिडेंट की एनर्जी और अगर स्कैटर्ड की एनर्जी के बीच में वेरिएशन आएगा तो हमेशा क्या आती है, हमारे पास रमन स्कैटरिंग आती है। तो रमन स्कैटरिंग को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेना चाहिए तो इसी को हम बोल सकते हैं एज पर नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, मींस स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी लेस होती है इंसिडेंट से, या फिर स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है किससे, इंसिडेंट से। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो कई कई जैसे अगर मैं रेफरेंस बुक बैनमल की बात करूं तो बैनमल में कई कई जगह लिखा हुआ है इट्स नॉट अ इंसिडेंट, इट्स अ एक्साइटिंग लाइन। तो इंसिडेंट के लिए आपसे बोले एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फिर एनर्जी ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन, एक्साइटिंग लाइन या फिर एक्साइटिंग रेडिएशन, मींस वो इंसिडेंट की बात कर रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जनरली इंसिडेंट दे या फिर एक्साइटिंग रेडिएशन दे, मींस वो इंसिडेंट की ही बात कर रहा है। इसको देखिए, अगर मैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डेंस अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, चलिए मैं एक बार यही ड्रॉ कर रहा हूं एक एक्सप्लेनेशन को। मान लीजिए मेरे पास कुछ लेवल्स हैं, दिस वन इज n इज इक्वल टू 0। आपने कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, इसको आपने एक पर्टिकुलर एनर्जी की E इज इक्वल टू एच न्यू, इस एनर्जी के रेडिएशन को आपने इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या किया है, इंसिडेंट किया है। और मॉलिक्यूल जो है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, मान लीजिए पहले वो ग्राउंड लेवल पे था, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चला गया, एक्साइटेड लेवल में। इसे हम जनरली वर्चुअल लेवल मान लेते हैं। दिस वन इज अ वर्चुअल लेवल, इमेजिनरी लेवल है हमारे लिए। तो मान लीजिए मैंने कुछ एनर्जी को इसे दिया और वो ग्राउंड लेवल से कहां चला गया, एक वर्चुअल लेवल पे चला गया। लेकिन जैसे ही वो मॉलिक्यूल एनर्जी को री एमिट भी करेगा, री एमिट करने के बाद अगर वापस से वो इसी ग्राउंड लेवल में आ रहा है, मींस जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया था उतनी ही रेडिएशन को वो क्या कर रहे हैं, एमिट आउट कर रहे हैं। दैट मींस ये किसका एग्जांपल है, सॉरी, रेले स्कैटरिंग का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेले स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें एक खास बात, इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को इस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट किया है, स्कैटर्ड की एनर्जी अगर कम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल ने जो इंसिडेंट एनर्जी हमने दी थी उसकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उससे लेस फ्रीक्वेंसी या लेस एनर्जी की रेडिएशन को क्या कर रहा है, वो स्कैटर्ड कर रहा है। मींस इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या करती है, राइज। तो जब कभी भी स्कैटर्ड की एनर्जी कम आती है, मींस मॉलिक्यूलर एनर्जी हमेशा क्या करती है, राइज करती है। इस बात का ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कभी भी स्कैटर्ड की एनर्जी कम आती है इंसिडेंट से तो मॉलिक्यूलर एनर्जी हमेशा क्या करती है, राइज करती है। और जब कभी भी स्कैटर्ड की ज्यादा आती है, देखिए मैंने इंसिडेंट दिया था मान लीजिए 50 जूल, लेट अस अज्यूम, और जो स्कैटर्ड है उसका आ रहा है मान लीजिए 60 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी का लॉस किया होगा, वो लॉस की गई एनर्जी इसमें ऐड हुई है, तभी तो स्कैटर्ड की एनर्जी ज्यादा आई है। मींस मॉलिक्यूलर एनर्जी का क्या होता है, इसमें लॉस होता है। मींस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए हम इस पे आते हैं। हमने एक ये रिप्रेजेंटेशन दी है कि जिस लेवल से गया वर्चुअल लेवल में वापस अगर उसी लेवल में आ रहा है, मींस जितनी हमने एब्जॉर्ब करवाई थी उतनी ही क्या कर रहा है, री एमिट कर रहा है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, रेले स्कैटरिंग का। अब इसी बात के ऊपर देखिए अगर हम शो करें स्टॉक्स या एंटी स्टॉक्स को, तो ये देखिए मेरे पास सिमिलर वही केस है, अलग अलग लेवल्स है मेरे पास। ये मेरे पास कोई भी एक वर्चुअल लेवल है, सॉरी ये वर्चुअल लेवल है मेरे पास कोई भी। मैंने इस मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एच न्यू की रेडिएशन दी है, ग्राउंड लेवल पे था मॉलिक्यूल, कहां चला गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक वर्चुअल लेवल पे चला गया। अब देखिए जैसे ही मॉलिक्यूल एनर्जी को री एमिट करेगा और मान लीजिए वो n इज इक्वल टू 1 लेवल में आ रहा है, तो देखिए जो सिचुएशन हमने बताई थी, मैंने क्या किया है, इस एच न्यू एनर्जी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया इस मॉलिक्यूल के ऊपर,
ग्राउंड लेवल से कहां चला गया, इस वर्चुअल लेवल में, और एनर्जी को री एमिट करके कहां आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 स्टेट में आ रहा है। मीन्स पहले एनर्जी थी हमारे पास ये, अब री एमिट हो रही है ये, मीन्स स्कैटर्ड इतनी हो रही है, मीन्स मॉलिक्यूल ने क्या कर ली, कुछ न कुछ एब्जॉर्ब कर ली, तो इसमें क्या हो रही है, जो मेरे पास स्कैटर्ड की एनर्जी है वो क्या आ रही है, कम आ रही है, किसे, इंसिडेंट से, या फिर स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, कम आ रही है, किसे, इंसिडेंट से। मीन्स क्या हुआ, इतनी जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, मीन्स मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या कर रही है, राइज कर रही है। अब स्कैटर्ड की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, मैंने एच न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया है, समझना जरा, इसको मैं ग्राउंड लेवल वाले को ई आई ले रहा हूं, इसको मैं ई एफ ले रहा हूं। देखिए इस कंप्लीट में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो रिजल्टेंट मेरे पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है, चेंज आ रहा है मेरे पास, या फिर कितनी, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है स्कैटर्ड की, तो इस वाली में से अगर मैं ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास ये वाली आ जाएगी। देन एच न्यू, दिस इज द टोटल एनर्जी, ये सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और ई फाइनल माइनस ई इनिशियल मींस डेल्टा ई। स्टोक्स के केस में, स्टोक्स लाइन के केस में, ये स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोक्स लाइन के केस में जो स्कैटर्ड एनर्जी है उसको अगर हमें निकालना है, स्कैटर्ड की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो है स्कैटर्ड की एनर्जी, और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, इस पूरी टर्म को हम एच से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, एच से डिवाइड करते हैं, देन इसको एच से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, न्यू माइनस डेल्टा ई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इन केस ऑफ ए स्टोक्स लाइन। स्टोक्स लाइन की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ये आएगी, और उसकी एनर्जी जो आएगी वो ये वाली आएगी। अब देखिए बेसिकली ये जो डेल्टा ई है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस डेल्टा ई को जनरली क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट का नाम देते हैं, या फिर कई की क्वेश्चंस में हम इसको वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी पूछ सकता है, रमन शिफ्ट की टर्म्स में भी पूछ सकता है। तो देखिए रेले स्कैटरिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली अगर हमें स्टॉक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं अभी एंटी स्टॉक्स के बारे में, देखिए एंटी स्टॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, वही हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं। ये वर्चुअल लेवल है हमारे पास। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दी है एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। मान लीजिए मॉलिक्यूल पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मैंने इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, कहां चला गया, वर्चुअल लेवल में चला गया इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और जब वापस से आ रहा है ना, मान लीजिए वापस से कहां आ रहा है, वो ग्राउंड लेवल में आ रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। अब इस केस में अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, इस केस में कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। अब देखिए बेसिकली ये स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, स्कैटर्ड की एनर्जी ये वाली है, इंसिडेंट की ये वाली है, इंसिडेंट प्लस दिस, तो ये स्कैटर्ड की आ जाएगी हमारे पास, ये वही किस है, इनिशियल, ये क्या है फाइनल, दोनों का डिफरेंस, ये क्या आ रहा है, डेल्टा ई। मींस स्कैटर्ड की अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो या एनर्जी निकालनी हो, पहले एनर्जी निकाल रहे हैं, एच न्यू प्लस डेल्टा ई। ये क्या आ रहा है, जो भी एंटी स्टॉक्स लाइन है उसके केस में जो स्कैटर्ड की एनर्जी है वो क्या आ रही है, इंसिडेंट से ज्यादा आ रही है, तो प्लस का साइन आ रहा है, मींस ज्यादा आ रही है। और ज्यादा कभी भी आती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो देखिए न्यू प्लस डेल्टा ई बाय एच, इसको क्या कर दिया आपने, एच से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, उसकी टर्म्स में भी आप स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली जो स्कैटर्ड की एनर्जी का कम आना है ज्यादा आना, उससे भी आप स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर आप इसको स्पेक्ट्रल लाइन के थ्रू अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो जनरली मैं यहां ले रहा हूं इसको, मान लीजिए मेरे पास ये रेले स्कैटरिंग की करेस्पॉन्डेंस एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये रेले स्कैटरिंग है, एच न्यू जिस फ्रीक्वेंसी या जिस एनर्जी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया है उसी को एमिट आउट करेगा, तो ये क्या है, रेले स्कैटरिंग।
अब ये हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लेस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेसिकली देखिए स्टॉक्स एच न्यू से डेल्टा ई कम, ये एक स्टॉक्स लाइन आ रही है, यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास, रमन शिफ्ट डेल्टा ई, ये क्या आ रहा है स्टॉक्स लाइन। और एंटी स्टॉक्स लाइन देखिए एच न्यू प्लस डेल्टा ई, सॉरी ये क्या आ रहा है एंटी स्टॉक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, मैंने जो भी ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है अभी आपको रेले का, ये एनर्जी लेवल्स बना के दिखाए हैं मैंने स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स के, वो सेम एक ही मॉलिक्यूल के लिए है और मैंने सेम एनर्जी को इंसिडेंट किया है, सेम एनर्जी या सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही मैंने इंसिडेंट किया है और एक ही मॉलिक्यूल के लिए मैं स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, सेम है, जिसमें ये रेले स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है एंटी स्टॉक्स को। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात इसमें निकल के आ रही है, क्वेश्चन सॉल्यूशन में बहुत हेल्पफुल होती है। जनरली अगर मुझे बोला जाए कि ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है, इस बात का ध्यान रखना है, ये रमन शिफ्ट जितना लेस एनर्जी में आएगा उतना ही हायर एनर्जी में आता है। मींस डेल्टा ई की जो वैल्यू है ना, सेम मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो एंटी स्टॉक्स हो, वो हमेशा सेम रहती है। जैसे लेट अस अज्यूम एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं, मान लो मैंने रेले स्कैटरिंग के लिए एनर्जी दे रखी है फॉर एग्जांपल 500 जूल, लेट अस अज्यूम, और स्टॉक्स जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है मान लीजिए 475 पे, तो डिफरेंस कितना आ गया 500 माइनस 475 क्या आ रहा है 25 जूल का आ रहा है। ये जो एंटी स्टॉक्स आएगी प्लस 25 ऐड करके ये कितना आएगा 525 जूल के ऊपर आएगा। मींस जितना एनर्जी के अंदर लेस हो रहा है ना उतना ही एनर्जी के अंदर हाई होगा, तभी स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स दोनों का डिफरेंस जो होगा वो रेले स्कैटरिंग से हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। इस तरीके से हमें जनरली रिप्रेजेंट करना है। और इस स्पेक्ट्रल लाइन को देखकर हम जनरली ये भी बता सकते हैं, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो अलग अलग लाइंस के लिए, एनर्जी देखिए एंटी स्टॉक्स, इसकी सबसे एंटी स्टॉक्स लाइन की सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद आएगी रेले स्कैटरिंग के लिए, और आफ्टर दैट आएगी हमारे पास स्टॉक्स लाइन के लिए। एनर्जी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हमें चेक करना हो तो एंटी स्टॉक्स के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद रेले की, और सबसे कम किसकी होती है स्टॉक्स लाइन के लिए। एनर्जी के साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी का भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी एंटी स्टॉक्स की, देन रेले की, और उसके बाद स्टॉक्स के लिए आएगी। और अगर आपसे जनरली वेवलेंथ के बारे में पूछे तो देखिए वेवलेंथ को आप इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, और ये क्या होता है सॉरी एच सी अपॉन लैम्डा। मींस एनर्जी जो है वो वेवलेंथ की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप वेवलेंथ के लिए चेक करना चाह रहे हैं, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना चाह रहे हैं, तो देखिए वेवलेंथ के लिए क्या आएगा एंटी स्टॉक्स, इसकी सबसे कम आएगी, उसके बाद रेले लाइन की आएगी, और सबसे ज्यादा किसकी आएगी स्टॉक्स लाइन के लिए आएगी। अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वेवलेंथ को हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एंड देन फाइनली अगर आपको वेव नंबर के टर्म में कैलकुलेट करना हो तो हमें पता है वेव नंबर इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू बार क्या होता है 1 बाई लैम्डा। तो इसी में देखिए एच सी 1 बाई लैम्डा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच सी न्यू बार। मींस एनर्जी जो है वो वेव नंबर की टर्म्स में, ये मींस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। तो जो पहले वाला जो मैंने बताया था ये वाला, ये किसका भी होता है एनर्जी के लिए भी होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी होता है, और वेव नंबर के लिए भी होता है। तो इस तरीके से हम एनर्जी और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक मेन चीज जो जब हम कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला मेरे पास रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसकी मैंने क्या निकाली थी स्कैटर्ड की एनर्जी एच न्यू माइनस डेल्टा ई। तो देखिए जनरली मान लीजिए शुरू में मैंने 100 जूल की फ्रीक्वेंसी एनर्जी को मैंने इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर दिया इंसिडेंट कर दिया। 100 जूल की एनर्जी को अगर मैं इंसिडेंट कर रहा हूं तो स्कैटर्ड की क्या आएगी 100 माइनस डेल्टा ई, स्कैटर्ड की एनर्जी आ रही है मेरे पास। अब मैंने इसे इंसिडेंट की एनर्जी को इंक्रीज करके क्या कर दिया 150 जूल कर दिया। अब पूछ रहे हैं मेरे पास कि ये जो लाइन जो है वो क्या होती है स्टॉक्स है ना,
स्टोक्स लाइन। अब पूछ रहा है कि जैसे मैंने 100 से क्या कर दिया 150 जूल कर दिया, आप स्टोक्स लाइन की एनर्जी कैलकुलेट करो कि उसकी एनर्जी क्या आएगी। तो देखिए अब भी एनर्जी क्या आएगी 150 माइनस डेल्टा ई ही आएगी। मींस इंसिडेंट की एनर्जी को चेंज करने पर या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर रमन शिफ्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड से वर्चुअल में जा रहा था, वर्चुअल से वापस फर्स्ट में तो आ रहा है। मैं 100 जूल दे रहा था तब भी वर्चुअल से फर्स्ट में आ रहा था, 150 दे रहा हूं तब भी वर्चुअल से फर्स्ट में ही आ रहे हैं। देन डेल्टा ई रमन शिफ्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें। ये खास बात है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी चीज के ऊपर, इसी पॉइंट्स के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अब देखिए बेसिकली मैं अगर एक केस और डिफाइन करना चाहूं आपसे, एक जो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें देखिए थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल सिंपल है, प्रॉब्लम जो आती है रमन में वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो न्यूमेरिकल देखिए जनरली मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, मेरे पास एंड कोई भी एक इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है मान लीजिए 350 हर्ट्ज, ठीक है। और इसी के केस में मुझे स्टोक्स लाइन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है मुझसे, अगर मैंने इंसिडेंट की रेडिएशन को 300 हर्ट्ज से कर दिया 450 हर्ट्ज, अब मुझे क्या बतानी है, एंटी स्टोक्स लाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बतानी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं अगर इसे स्पेक्ट्रल लाइन के थ्रू अगर ड्रॉ करना चाहूं तो देखिए इंसिडेंट, जितनी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही क्या आएगी, रेले के लिए आएगी। तो ये रेले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ रही है मान लीजिए 350 हर्ट्ज पे आ रही है। स्टोक्स के लिए क्या बोल रहा है 310, स्टोक्स हमेशा लेस एनर्जी पे आता है, ये मान लीजिए 310 पे आ रहा है। मींस डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 40 का आ रहा है। तो ये हमें पता है कि जितना डिफरेंस यहां आएगा उतना ही किस में आएगा, एंटी स्टोक्स में आएगा। तो सेम रेडिएशन के लिए एंटी स्टोक्स कितने पे आ जाएगा 390 पे, मींस डिफरेंस कितना है 40 का। अब मैंने क्या कर दिया 350 को 450 से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए अभी सेम यही ड्रॉ करता हूं, चलिए मैं। अब मैंने मान लीजिए 350 को 450 से रिप्लेस कर दिया। अब मान लीजिए ये क्या है, रेले की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 450। अब देखिए 450 मैंने बोला कि इंसिडेंट की एनर्जी को या फ्रीक्वेंसी को आप कितने चेंज कर दें, रमन शिफ्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टोक्स जो आएगी वो अभी भी कितनी आएगी 40 हर्ट्ज लेस आएगी, ये कितनी आएगी 410 पे आएगी, और ये वाली क्या आएगी 40 हर्ट्ज इंक्रीज पे आएगी, मींस ये कितने पे आएगी 490 हर्ट्ज पे आएगी। मींस एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपके पास 490 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि रमन शिफ्ट इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को चेंज करने पर रमन शिफ्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। मान लीजिए आपको इंसिडेंट या स्कैटर्ड के केस में फ्रीक्वेंसी ना देकर अगर आपको वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ दे दे मान लो आपको, तो देखिए उस केस में क्या आएगा आपके पास। मान लीजिए मेरे पास जनरली बोला जाता है एक्साइटिंग रेडिएशन, मैंने मान लीजिए इंसिडेंट की है 4500 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक्साइटिंग रेडिएशन जो है वो इतने की वो दी है, और स्टोक्स लाइन जो है वो मेरे पास आ रही है 4800 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे से पूछ रहा है एंटी स्टोक्स लाइन, उसकी आपको पोजीशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। और देखिए एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ, मतलब मुझे ये डाटा जो है वो किसमें गिवन है, वेवलेंथ की टर्म्स में गिवन है। अब देखिए जब कभी भी आपको डाटा वेवलेंथ की टर्म्स में गिवन हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट वेवलेंथ की टर्म्स में सॉल्व नहीं करना, उसको किसी दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए एज वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है
C अपॉन लैम्डा एंड 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच सी न्यू बार। तो देखिए हमें ये वाला रिलेशन कैलकुलेट इस वाले रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली देखिए H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये दोनों क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर है। वेव नंबर की टर्म्स में लेना है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय, इस वाले फॉर्मूला से मुझे सॉल्व करना है जनरली। तो देखिए मुझे एनर्जी या वेव नंबर के टर्म्स में लेके आना है। तो अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है न्यू बार और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 बाई लैम्डा, तो मैं यहां से इस वाले रिलेशन को भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इन वेवलेंथ्स को वेव नंबर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इंसिडेंट न्यू बार फॉर इंसिडेंट या फिर एक्साइटिंग रेडिएशन ले लीजिए। चलिए आप इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक्साइटिंग रेडिएशन क्या आएगा आपके पास 1/4500 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए वेवलेंथ न्यू बार बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है, हमने किसमें लिया है, हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में लिया है। तो देखिए जनरली अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को हमें सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म में सॉल्व करना है। तो एंगस्ट्रॉम को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो क्या आएगा 1/10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसको आप ऊपर लेके जाइए, न्यू बार एक्साइटिंग इज इक्वल टू 10⁻⁸/4500 सॉरी सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो मेरे पास जो एक्साइटिंग रेडिएशन है इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी आई है वेव नंबर के टर्म्स में ये। अब सिमिलरली मुझे स्टोक्स के लिए कैलकुलेट करना है। स्टोक्स के केस में देखिए मुझे क्या दे रखा है, वही न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। इसी केस में देखिए कैसे करेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/4800 एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए क्या आएगा न्यू बार, ये स्टोक्स के लिए मैं एस लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, क्या आएगा मेरे पास 10⁻8/4800 सेंटीमीटर ऊपर गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया मेरे पास, दो अलग अलग टर्म्स आ रही है मेरे पास, ये और ये दो टर्म्स आ रही है। अब देखिए देखने से साफ साफ दिख रहा है एक्साइटिंग जो है उसके नीचे आ रहा है 4500, इसमें आ रहा है 4800 मींस एक्साइटिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वेव नंबर के टर्म्स में ज्यादा आएगी, स्कैटर्ड की कम आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रमन शिफ्ट को कैलकुलेट करना है। इसी नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। मैं बस आगे आपको एक छोटा सा हिंट ही दे रहा हूं, आपको एक्साइटिंग के वेव नंबर में से स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी या इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, रमन शिफ्ट आएगी। अब जो रमन शिफ्ट आएगी वो न्यू बार एक्साइटिंग, इसके अंदर ये रमन शिफ्ट को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो क्या आ जाएगी आपके पास एंटी स्टोक्स लाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वेव नंबर के टर्म्स में। और वेव नंबर जैसे वेव नंबर के टर्म्स में आ जाए आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय न्यू बार, इस फॉर्मूला की हेल्प से उसे वेवलेंथ के टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, जो हमने आज टॉपिक किया है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से करना है। जब कभी भी आपके पास डाटा गिवन हो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में या वेव नंबर के टर्म्स में, तो आपको उसे नॉर्मली सॉल्व करना है। और जब कभी भी वेवलेंथ के टर्म्स में दे रखा हो तो आपको उसे पहले वेव नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट आपको उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो ये आज हमने पढ़ा था स्टोक्स और एंटी स्टोक्स रेडिएशन के बारे में। आई होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।